हेलो बच्चों, मैं हूँ जैसी मैम और आपको आज पढ़ाऊंगी न्यूमेरिकल्स। इससे पहले जो मेरा टॉपिक था दैट वाज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड चार्ज, उसी के बेस न्यूमेरिकल लेके आई है और आपको बताएगी कैसे। वेरी फास्ट, आपको फास्ट करने न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले याद करिए कि मैंने आपको चार्ज में क्वांटाइजेशन बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट है। Q इज इक्वल टू NE। उस फॉर्मूले को बेस्ड क्वेश्चन आपको कैसे करने, हाउ यू आर गोइंग टू डू द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस। तो आप ध्यान से देखिए हम न्यूमेरिकल आपको कैसे बता रही है। जस्ट सी नाउ। अब देखिए आपको क्वेश्चन में पूछा है दैट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी रिमूव फ्रॉम अ मेटल। कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए गए हैं फ्रॉम अ मेटल। मेटल से कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए गए हैं टू गेट अ चार्ज ऑफ हाउ मच 6 इंटू 10⁻⁷ कूलम। करेक्ट। तो आप ध्यान से देखो, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए हैं और चार्ज जो है वो कितना है 6.4 इंटू 10⁻⁷ कूलम। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे, क्या लगाओगे क्वांटाइजेशन, तो Q इज इक्वल टू NE। आसान क्वेश्चन है। आप चार्ज रखिए 6.4 इंटू 10⁻⁷, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालने हैं, दिस इज 1.6 इंटू 10⁻⁹। इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना ही होता है, तो N will come out as 6.4 into 10⁻⁷ divided by minus 1.6 into 10⁻⁹। पहला काम होता है कलेक्ट द पावर्स। पावर्स कलेक्ट करिए, ये कट के आप इसको वैसे भी राउंड आ रहा है, राउंड ऑफ आ रहा है। सो N इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर हाउ मच, दिस विल बी 12। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए गए। अब मान लो कि ये तो कट गया था, अगर आप ये मानो कि आपको ये पूछा जाए कि अगर मान लो कोई बॉडी है, इट इज टू बी चार्ज और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं, या फिर नेगेटिव चार्ज अगर दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, तो अगर आपको ये पूछा जाए कि मान लो इस बॉडी को नेगेटिवली चार्ज बनाना है 1 माइक्रो कूलम का, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी गिवन टू इट। इसमें नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं -1 माइक्रो कूलम, सो हाउ मच नेगेटिव चार्ज इज टू बी गिवन टू दिस बॉडी, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देने हैं। सो अगेन यू सी नेगेटिव साइन में भूल जाओ, दिस इज 1 माइक्रो कूलम मीन्स 10⁻⁶ कूलम, and again they are asking you the number of electrons given to it, so definitely this N will come out as what, Q by E. What's Q here, 10⁻⁶. What is charge of electron, 1.6 into 10⁻⁹. now look here how to do the question. पहले क्या करोगे, आप पॉइंट हटाओगे, तो पॉइंट अगर हटाया तो ये 10 हो गया, राइट, एंड दिस विल कम अप, दिस विल बी योर 10 टू द पावर 13। करेक्ट। अब आप देख रहे हो एक चीज की, यहाँ पे अगर हमें एक पावर क्योंकि छोटा हो रहा है, इफ यू कट इट सपोज विद 2 5s दिस इज 2 8s, सो 1 zeros को दे देते हैं एंड वी गिव इट एज 50/8 इंटू 10 टू द पावर 12, राइट। 50/8 अगर राउंड ऑफ करना, आप ध्यान से देखो क्या ये तकरीबन 6 के आसपास है, 48, so you can write the number of electrons which is given as 6 into 10 to the power 12, right. So next question you see, when a piece of polythene is rubbed with wool, a charge of minus this is developed on polythene, correct. What is the amount of mass which is transferred to polythene? आपको amount of mass पूछा है। बच्चों की एक क्वेरी होनी चाहिए कि मैम अगर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं किसी बॉडी से तो क्या मास में फर्क पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा मास में फर्क, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास मास कम है लेकिन है तो मास। हाउ मच मास, यू नो दैट मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज 9.1 10⁻31। तो अगर चार्ज किसी बॉडी से, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा रही है, तो जो बॉडी चार्ज ले रहा है इलेक्ट्रॉन को उसका मास बढ़ जाएगा, और जो बॉडी चार्ज को दे रहा है दैट्स गोइंग टू रिड्यूस इट्स मास। तो आपका क्वेश्चन क्या है कि that when a piece of polythene is rubbed with wool, a charge of this much is developed. That means it's going to gain mass, क्योंकि नेगेटिव है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन मिले हैं, वूल ने इलेक्ट्रॉन खो दिए और पॉलीथीन को इलेक्ट्रॉन मिले हैं, तो इट्स गोइंग टू गेन द मास। तो आपको पूछा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मास व्हिच इज बीइंग ट्रांसफर्ड। तो पहला काम क्या है, पहले आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालोगे, किससे, क्वांटाइजेशन से। आप ध्यान से देखिए, अगर आप इधर देखो तो चार्ज हमारे पॉलीथीन का कितना है, that is -2 into 10⁻⁷ कूलम। यूज क्वांटाइजेशन, Q is equal to NE। तो अगर आप इसको यूज करोगे, दिस इज योर -2 माइनस की जरूरत नहीं है, 2 to -7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, दिस इज 1.6 into 10⁻⁹, करेक्ट।
So number of electron must be your 2 into 10 power minus 7 divided by 1.6 into 10 power minus 19. आपको मैं एक चीज बता दें बच्चों की एंट्रेंस में आप हमेशा पॉइंट में ना लगा के राउंड ऑफ फ्रैक्शन में लो तो ज्यादा बेटर होता है. जैसे कि आप देखो हम कर रही है इसको. If I cut it, this will come out as n is equal to, if you cut it with what? 4, so this will be what? 5 by 4, 10 to the power 12. ये मिल गया मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इसको मिले पॉलीथीन को. अब मुझे इसको पॉइंट में निकालने की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि तुम्हें यहाँ पे मास पूछा है. अब करेगा वो कितना करेगा. आपको बताया कि एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो हाउ मच 9.1 into 10 power minus 31. और जब न्यूमेरिकल आप एंट्रेंस में कर रहे हो तो आप इसको राउंड ही ले लोगे. डोंट टेक इट एज 9.1, टेक इट एज 9. करेक्ट. तो आप बताओ कि इतने सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10 power minus 31. सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू? क्या टोटल मास ट्रांसफर्ड मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन. इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करिए. सो दिस n विल कम आउट एज 5 by 4 into 10 to the power 12. हम 9.1 बिल्कुल नहीं लेगी. I will take it as 9 into 10 power minus 31. Correct? If you multiply this 5 and 9, this will be your 45 by 4. And this will come out as, if you connect the powers, this will be your minus 19 kg. Divide it now, this will be your 11.10 आया. This will be your 25 into 10 to the power minus 19. ऑप्शन देखिए और ऑप्शन में टिक लगाइए. That will give you the answer. Correct? So now the next question. Next question देखिए. ये 2019 में आया है नीट. 2 point charges A and B having charges Q and minus Q are placed at a certain distance apart and the force between them is what? F. दो charges हैं. एक प्लस Q का है और दूसरा माइनस Q का है. इनके बीच में कोई सेपरेशन है मान लो R. करेक्ट. अब कह रहा है इनके बीच में जो फोर्स है, दिस फोर्स इज इक्वल टू K. जब हम F लिख रही है तो मैग्नीट्यूड से मतलब है बच्चों. आप नेगेटिव साइन यूज नहीं करोगे यहाँ पे. करेक्ट. सो व्हाट यू आर गोइंग K Q into Q by R square. That means this force will be your K Q square by R square. Well, and the charges are Q and minus Q. Now see the next line. The force between them is F if 25%. 25% of charge of A is transferred to B. इस A वाली बॉडी का 25% चार्ज B को मिल गया. It's transferred to B. Now they're asking the force between the charges will be. और आपको चार ऑप्शन दिए हैं. ठीक है ना. अब मुझे ये चीज बताओ बच्चों कि अगर इसने 25% दे दिया, अब बताइए कि इस वाले में कितना बचा. 25% का मतलब है क्या? 1/4. That means this Q is now having what? Q minus 1/4 of Q. इसके पास इतना ही बचा. करेक्ट. और इस वाले चार्ज ने चार्ज को लिया है. Therefore, this is going to get what? Minus Q plus Q by 4. And the separation is still what? The same. Separation अभी भी कैसा है? Same है. अब बताइए चार्ज का कितना हो गया? This will be your 3Q by 4. इसका चार्ज देखिए माइनस Q में है, so this will be your minus 3Q by 4. The new force F dash must be equal to what? K. Q1 is how much? 3Q by 4. Q2 3Q by 4. Don't put a negative sign. We only need the magnitude only. Correct? 3Q by 4, the separation is still R square. Correct? So now you see the force will come out as K. Multiply this will be your 9 by 16 Q square by R square. थोड़ा ध्यान से देखो बच्चों कि पहले का फोर्स ये था, अभी जो फोर्स हुआ वो कितना हो गया? F dash is equal to 9 by. So which is the correct option? 9F by 16 is the correct option. Correct? अब देखो इस तरह के टचिंग वाले भी आते हैं. हमें क्वेश्चन आपको दे रही है, ऐसे क्वेश्चन आपको एंट्रेंस से मिल सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको नीट और जेई में डेफिनेटली मिल सकते हैं, एज वेल एज सीबीएसई में भी होते हैं. तो मान लेते हैं कि दो स्फीयर्स हैं. ये एक स्फीयर है मान लो B और एक ये स्फीयर है मान लो C. These two are identical. इनका रेडियस, साइज, एवरीथिंग इज सेम एंड दे आर हैविंग सेम चार्ज. मान लेते हैं चार्ज Q है, इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस जो है वो R है. ठीक है.
अब कहता है कि एक और बॉडी है जो कि मान लो ए है, उस ए को पहले बी से टच कराएं, उसके बाद वहां से हटा के सी में टच कराएं. नाउ टेल देन व्हाट इज द फोर्स बिटवीन बी एंड सी. पहली चीज है, जब ये इनिशियली ऐसे हैं, दोनों में प्लस क्यू का चार्ज है, बोथ आर हैविंग प्लस क्यू चार्ज. टेल मी व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द टू. इक्वल टू के क्यू इनटू क्यू बाय आर स्क्वायर. दिस इज द फोर्स. F is equal to K Q square by R square. Right. Now there's another sphere A. इसको इसके पास है जो बिल्कुल आइडेंटिकल है B की तरह. ठीक. अब इसको इस पे टच कराया. इसको जैसे ही टच करेंगे कंडक्शन वाली चीज. अब याद रखो, जब दो स्फीयर्स को हमने टच किया तो चार्ज इसमें से इसमें फ्लो करेगा. तब तक करेगा और ये चार्ज इसको दे देगा. कितना चार्ज? क्या इन दोनों के जो चार्ज होंगे, क्या इसका एवरेज चार्ज हो जाएगा? मतलब A एंड B दोनों में चार्ज कितना होगा? Q प्लस 0/2, बिकॉज दिस इज अनचार्ज. ये पहले अनचार्ज था. तो चार्ज अगर अनचार्ज, ये चार्ज नहीं अनचार्ज है, जब उसको टच करेंगे तो दोनों में चार्ज कितने का हो जाएगा? Q प्लस 0/2. मतलब बोथ हैव गॉट अ चार्ज ऑफ Q/2. राइट. अब इस A को उठा के इसमें टच कर दिया. जैसे इसको इसमें टच करा, what will happen again? This is having Q, this is having Q/2. ध्यान से देखिए, C and A की बात हो रही है, तो इनमें कितना चार्ज हो जाएगा? क्या? Q plus Q/2 divided by 2. Right? So now what you will get? You will get it as 3Q/4. LCM लीजिए, this 2Q, 3Q/2 divided by 2 है, तो this will become 3Q/4. अब आपका जो फिगर है वो क्या कहता है कि जो A है, अब आपको पूछा now tell me that what is the force between B and C. पहले के हिसाब से अब कितना चेंज हुआ? अभी भी कैसा होगा? रिपल्शन ही होगा. क्यों? क्योंकि A वाले में चार्ज कितना है? This B is having charge how much? Q/2 and the C is charge of how much? 3Q/4. The B का चार्ज है, this is B, this is having a charge of Q/2 separated by same distance, and the C is having a charge of 3Q/4. Now see what's the charge? What is the force now? This new force will come out as K. This will be your Q/2. This will be your 3Q/4. And the separation is R square. Right? So now the new force will come out as F dash is equal to, solve it. This will be your, how many times? 3/8 K Q square by R square. Now compare with this previous force. इससे आप कंपेयर करिए तो ध्यान से देखिए, अभी भी फोर्स रिपल्शन है, बट नाउ दिस फोर्स हैज रिड्यूस्ड बाय 3/8 टाइम्स. तो फोर्स रिड्यूस हो गया. ठीक है. अब जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम बताएगी, थोड़ा सा कंडक्शन के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल बताएगी, फिर हम लोग वेक्टर अलजेब्रा अप्लाई करते हैं. सो माय नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज, सो इन माय प्रीवियस क्वेश्चन आई हैव टोल्ड यू अबाउट न्यूमेरिकल्स ऑन कंडक्शन. लेकिन मैंने जब कंडक्शन आपको बताया तो दोनों स्फीयर्स को आइडेंटिकल लिया था. याद करो, पिछले दो क्वेश्चन मैंने कराया, A, B, C, दो स्फीयर्स लिए थे, B और C. फिर मैंने A को टच कराया था, फिर A को टच कराने के बाद पहले B से फिर C से टच कराया था. लेकिन सब स्फीयर्स कैसे थे? आइडेंटिकल. उनका रेडियस एक जैसा था. तो जब आइडेंटिकल होते हैं तो टच कराने से चार्ज शेयर होता है, और दोनों में जो चार्ज होगा वो एवरेज होगा. अगर मान लो एक में 4 माइक्रोकूलम है, एक में मान लो 0 है, तो it will be 4 plus 0/2. That means both will have 2 microcoulomb and 2 micro. लेकिन अगर हमारे चार्जेस, अगर हमारी चार्ज स्फेरिकल बॉडीज आइडेंटिकल नहीं है, मतलब उनके रेडियस अलग अलग है, तब आपको क्वेश्चन कैसे करना है. और ऐसे क्वेश्चन मोस्टली एंट्रेंस में आते हैं. तो आप देखिए, मैंने क्वेश्चन रखा हुआ है, if there are two spheres having radius 3 centimeter and 5 centimeter, दोनों का रेडियस कहता है अलग, राइट, and having charges 40 microcoulomb and 120 microcoulomb are connected by a conducting wire. Find the charge on each. आपको एक और चीज पढ़ा चुकी है, क्या चार्ज कंजर्व होता है बिफोर, जब कनेक्ट नहीं किया था वायर से तब, और जब कनेक्ट कर दिया क्या टोटल चार्ज विल रिमेन कंजर्व. ये भी याद रखो. दूसरी चीज है कि ये दोनों स्फीयर्स में आइडेंटिकल नहीं है, मतलब एक स्फीयर 3 सेंटीमीटर के रेडियस का है, राइट, और दूसरा स्फीयर 5 सेंटीमीटर के रेडियस का है. इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर. इस वाले पे चार्ज 40 माइक्रोकूलम का है,
और इस वाले में चार्ज 120 माइक्रो कूलम। तो बताओ यहाँ पे जो नेट चार्ज है, पहले इसको Q1 Q2 मान लेते हैं, दिस Q1 दिस Q2। तो जो नेट चार्ज है इसमें, वो नेट चार्ज क्या है? क्या Q1 प्लस Q2 दैट इज 160, दैट शुड रिमेन कंजर्व। ये कैसा रहना चाहिए? कंजर्व। अब क्या रहा है कि इन दोनों स्फीयर्स को हमने कनेक्ट कर दिया है कंडक्टिंग वायर से। हाँ, कनेक्ट कर दिया ये। अब जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली चार्ज फ्लो करेगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल कैसा ना हो जाए, सेम। हम लोग पोटेंशियल नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन सब बच्चे पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। क्या पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है? D इज इक्वल टू KQ/R। ये सबको पता है। अब याद रखो बच्चों, और मैंने आइडेंटिकल नहीं लिए दोनों सीएस को और कनेक्ट कर दिया किसी वायर से, कंडक्टिंग वायर से, तो दोनों में जो चार्ज होगा, दोनों में चार्ज फ्लो करेगा। चार्ज फ्लो करेगा, इससे इसमें करेगा, और तब तक करेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल कैसा ना हो जाए, सेम। अब इससे हमें मिलेगा क्या? ध्यान से देखो बच्चों, क्या इसका वाला पोटेंशियल अभी चार्ज चेंज हो चुका है या पहले चार्ज के हिसाब से बताओ? अगर मान लो कि अब जो चार्ज हुआ वो Q1 डैश, पहले कितना था? Q1। बिफोर कनेक्टिंग इट वॉज योर Q1। जब कनेक्ट नहीं किया था तो कितना था? ये वाला Q1 था और ये वाला Q2 था, 40 का, और ये 120 का। लेकिन अब कह रहा है कि जब इसको कनेक्ट कर दिया तो चार्ज हमारी चेंज हो जाएंगी। इसको Q1 डैश रख दिया, इसको Q2 डैश रखा, राइट। लेकिन जैसे ही कनेक्ट करेंगे क्या दोनों का पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल हुआ कि Q1 डैश बाई R1, करेक्ट, और इसका पोटेंशियल हो जाएगा, इसका पोटेंशियल होगा K Q2 डैश बाई R2 अकॉर्डिंग दिस फॉर्मूला। बट बोथ आर हैविंग सेम पोटेंशियल। जब कनेक्ट करा दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, दोनों का बराबर कर दे। K Q1 डैश बाई R1 शुड बी इक्वल टू K Q2 dash by R. K cut off here. Now we come out as Q1 dash by Q2 dash is equal to R1 by R. मुझे कंक्लूजन क्या मिला? क्या चार्ज का रेशियो इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द रेडियस? बहुत कंक्लूजन है। आप जब एंट्रेंस में करोगे तब इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। आप वहां पे क्या करोगे कि जैसे ही कनेक्ट किया और दोनों आइडेंटिकल नहीं है, तो चार्ज का रेशियो विल बी इक्वल टू व्हाट? द रेशियो ऑफ द रेडियस। अब ध्यान से देखो, जिनका नया चार्ज होगा, रेडियस कितना क्या है? 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। बताओ इस टू Q2 डैश क्या ये हो जाएगा? 3:5। दिस विल कम ऑफ 3:5। अब एक और चीज पता है मुझे, पहले टोटल चार्ज कितना था? 40 प्लस 120, टोटल चार्ज वॉज 160। अभी भी चार्ज कितना रहेगा? Q1 dash plus Q2 dash के अभी भी ये कितना रहेगा? This will remain as what? Same, because charge is conserved. चार्ज हमेशा कंजर्व होता है। अगर चार्ज कंजर्व होता है तो डेफिनेटली Q1 dash plus Q2 dash should again be what? 160 माइक्रोकूलम। ये अभी भी कितने का आएगा? 160 माइक्रोकूलम का है, करेक्ट। अब जरा ध्यान से देखते हैं कि जब इसको हम सॉल्व करेंगे, when I am going to solve it, तो how we are going to get Q1 dash and Q2 dash? आपको निकालना क्या है? Find the new charge on each। आपको दोनों में नया चार्ज क्या है वो निकाल। तो कैसे करोगे? आप सिंपल सी मैथ्स की रूल लगाइए। तो सबसे पहले Q1 dash निकालते हैं। पहले हम इसको लिख रही है, देखिए नेक्स्ट में आई एम राइटिंग दैट Q1 dash by Q2 dash is equal to 3:5। ये 3:5 आया तो 3/5, राइट। This Q1 dash plus Q2 dash is also 160 microcoulomb. Correct. इसको रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं इसको. We write it in the ratio form only. Q1 dash plus Q2 dash is to Q2 dash is equal to 3:5. ऐसे लिखते हैं, बेटर है। अब तुमने मैथ्स में एक चीज सीखी है कि अगर मुझे Q1 dash निकालना है तो क्या करोगे? Q1 dash क्या 3 है, so 3 divided by total is how much? 8 into 160. Right, so you will cut it with this. This is 20, so you will get it as 60 micro. Q1 dash पर नया चार्ज होगा, पहले वाले स्फीयर में कितना हो जाएगा? 20 माइक्रोकूलम। और जो दूसरे वाले में होगा Q2 dash, इस पैसे निकालोगे क्या? 5/8 करोगे, टोटल इज 8 into 160. Will give you how much? This is coming out as what? You cut it with this. This is your 20,
राइट, सो यू गेट इट एज 100 माइक्रोकूलम। तो नया चार्ज आपको मिल गया Q1 डैश के लिए 60 माइक्रोकूलम एंड Q2 डैश के लिए यू गॉट इट एज 100 माइक्रोकूलम। पहले चार्ज कितना था? पहले चार्ज था हमारा 40 एंड 120। जब वायर से कनेक्ट कर दिया तो चार्ज का रेशियो हो गया रेडियस के रेशियो के बराबर, और जब इसको ऐसे लिखा मैंने तो मैंने नेक्स्ट आपको दिखाया कि चार्ज कितने का हो गया, 60 माइक्रोकूलम एंड 100 माइक्रो। सो नाउ in the next numericals I am going to apply the vector algebra, जो कि आपको हम बताएगी कि वेक्टर अलजेब्रा कैसे लगाना, कहाँ कैसे लगाना, इंटरेस्ट में आपको फास्ट भी करना। So let's see the next question. In this question, we have to apply the vector algebra. See now the question. Two fixed point charges plus P and plus C are separated by a distance x. मान लेते हैं कि ये मेरा प्लस 4 है and this is plus C. They are separated by a distance x. इनके बीच की दूरी कितनी है? x. ऐसे क्वेश्चन बच्चों थ्योरी और इंटरेस्ट से जाते हैं, दोनों जेई नीट दोनों में आ सकते हैं, एज वेल एज सीबीएसई में। तो दो चार्जेस 4e एंड प्लस ई सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस x। आपको कह रहा है दैट शुड अ थर्ड पॉइंट चार्ज q बी प्लेस्ड इन बिटवीन द टू चार्जेस सो दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। आपको ये बताना है कि स्मॉल q चार्ज कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। आप क्लास 11 में पढ़ चुके हो, सिस्टम इक्विलिब्रियम में तब होता है जब नेट फोर्स क्या हो जाए? 0। अब एक और चीज है कि जब इस चार्ज को रखोगे Q को, आप एक चीज याद रखोगे, स्मॉल q को हमेशा किसके पास रखोगे? छोटे के पास और बड़े से दूर के पास, छोटे के पास और बड़े से दूर। ऐसा क्यों किया जाता है ये भी हम आपको बताएंगे। मैंने इसको यहाँ रख दिया पॉइंट, छोटे के पास रखा और बड़े से दूर रखा। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि इन दोनों में जो फोर्स होगा और इन दोनों में जो फोर्स होगा वो दोनों फोर्स इक्वल। चार्ज छोटा है तो दूरी भी कैसी होनी चाहिए? छोटी। और चार्ज बड़ा है तो दूरी भी बड़ी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या? K(Q1 Q2/r²। करेक्ट। तो हमेशा याद रखो चार्ज को किसके पास रखोगे? छोटे के पास। अब मान लेते हैं कि यहाँ से दूरी, आपको दूरी कितनी दे के रखी है? टोटल कितना दिया है? x। आपको पूछा है कि आपने कहाँ पे रखा, तो मान लेते हैं इसको मैंने a रख दिया, j ही निकालना। रिमेनिंग बताइए कितना बचा? क्या? x माइनस a। x माइनस ए, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, कितनी दूरी पे रखा। अगर आपको पूछे 4e से तो आप a निकालोगे, अगर आपको e से पूछा तो x माइनस ए करो, ठीक है ना। अब फिगर को दे दे बच्चों, इसमें और इसमें चार्ज, अगर इसको भी मैंने प्लस माना है, ये भी 4e का है, तो क्या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा? अगर ये फोर्स ऑफ ये कैसा हो? नेगेटिव हो तो क्या अट्रैक्शन होगा? अभी हम मान के चल रही है कैसा है मेरा? पॉजिटिव है। रिपल्शन होगा तो इसको अगर मैंने 1 माना, इसको 2 या F1। अब ध्यान से देखो बच्चों के इस वाले में और इस वाले में भी रिपल्शन हो। अगर रिपल्शन हुआ तो क्या ये वाला फोर्स इस वाले इस चार्ज में इसके कारण फोर्स रिपल्सन, तो क्या ये F2 होगा? करेक्ट। अब ध्यान से देखो बच्चा, वेक्टर आ गया, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, और ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, तो क्या इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। सिस्टम कैसा हो जाएगा? इक्विलिब्रियम में, कि F1 और F1 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, और इनका मैग्नीट्यूड है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। करेक्ट। सो नाउ यू सी कि F1 का मैग्नीट्यूड क्या है? F1 का मैग्नीट्यूड क्या इन दोनों के बीच का फोर्स है? दिस इज योर K is how much? 4e into Q divided by the distance is how much? A square. This should be equal to what? F2 की वैल्यू कितनी है? F2 is equal to K, इन दोनों के बीच का फोर्स, E into Q divided by x minus A का whole square. Now as the system is an equilibrium, दोनों फोर्सेस को क्या कर देंगे? इक्वेट कर देंगे। We are going to make it equal. आप सो देखो ध्यान से, क्या वेक्टर अलजेब्रा लगा इसमें? बिल्कुल लगा। They are opposite in direction, so the magnitude should be equal. अब इन दोनों के मैग्नीट्यूड को बराबर कर देते हैं, we equate it. तो पहला वाला था हमारा K, this was your 4e into Q by x square, x नहीं था, a square था, see this was your a square, 4e into a square, so this will be your a square, this is equal to K, this was your E into Q
and this was your x minus a का whole square. Right? क्या कट रहा है? k कट कर दो, क्यों कट कर दो? One more thing, e भी कट हो गया. We are getting 4 by a square is equal to 1 by x minus a का whole square. बच्चों ध्यान रखो, कभी भी स्क्वायर को ओपन नहीं करोगे. ऐसे क्वेश्चन में पूरे को स्क्वायर के फॉर्मेट में लाओ और अपनी मैथ्स लगाओ. उसमें एक्सपोनेंट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजिक्स आल्सो. So now you see how to do it. I can write it as 2 by a का whole square. Yes. इसको क्या लिख सकती है? 1 by x minus a का whole square. करेक्ट? दोनों का पावर कैसा है? सेम. तो दोनों का बेस कैसा होगा? सेम. So I can write 2 by a is equal to how much? 1 by x minus a. What we have to find out? We have to find out a in terms of x. So now you see if I cross multiply, that should be on a. So if you are 2x minus 2a, you come to this side. A plus 2a is equal to 2x. That means 3a is equal to 2x. And hence a will be equal to 2 by 3x. That means कि जो हमारी दूरी है वो 2 by 3x है. किससे? The distance is from which one? Distance from 4e charge. अगर आपको पूछे 4e चार्ज से किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो मेरा आंसर क्या होगा? जो मेरा आया हुआ है, दैट इज योर 2 by 3x. लेकिन अगर तुमसे ये पूछ कि इससे कितनी दूरी पे है, तो क्या करोगे? क्या x minus a करो? करेक्ट. और आई एम गोइंग टू शो यू दैट आल्सो. दिस इज फ्रॉम which one? e. और e से ये वो. अगर मुझे पूछा है कि e से कितना होगा, then I am going to a. That means we are going to do x minus a means x minus this 1 by 3x from which charge? From plus e charge. Right? I think let's solve the question. So just see, this is application of vector algebra. Correct? Now see the next question. Next question देखो बच्चों. What is the net force on any one charge due to the other two? आप किसी भी एक चार्ज में दो चार्जेस के कारण नेट फोर्स निकाल. प्लीज ध्यान रखो बच्चों, वेक्टर स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 में. अब मान लेते हैं कोई भी चार्ज, मान लो मैंने इस चार्ज को मान लिया. क्यों? ये 3 चार्जेस है हमारी वर्टिसेस पे. आप कोई चार्ज ट्रायंगल कैसा? इक्विलैटरल ट्रायंगल. इसका मतलब सब एंगल कितने के? ऑल द एंगल्स आर ऑफ 60 डिग्री. सब एंगल्स हमारे 60 डिग्री के. अब मुझे किसी एक चार्ज में नेट फोर्स निकालना है ड्यू टू द अदर 2 चार्ज. करेक्ट? तो व्हाट टू डू? पहले इस चार्ज को ले लिया मैंने, तुम उसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो. करेक्ट? तो मैंने अगर इसको लिया तो ए बी सी लिख देते हैं. ए बी सी. अब सी अगर मुझे फोर्स क्यू पे निकालना है इसके कारण, क्या ये वाला फोर्स इसको रिपीट कर रहा है? करेक्ट? तो अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन है तो क्या ये हमारा डायरेक्शन होगा इसका ये वाला? तो द फोर्स ऑन दिस ड्यू टू दिस, मैंने इसका नाम रख दिया F1. राइट? अब इसके कारण देखेंगे, और इसके कारण देखेंगे तो ये भी क्या करेगा? क्या इसको रिपल करेगा? जब इसको रिपल करेगा तो इसका फोर्स क्या होगा? CB और F2. करेक्ट? अब ध्यान से देखो बच्चों, क्या दोनों फोर्स बराबर इन? F1 की वैल्यू देखो, केवल मैग्नीट्यूड देखो, क्या होगा? F1 को क्या K Q that is Q square by A square. This is what? The F1. इन दोनों में भी देखो क्या F2 is also equal to what? KQ square by A square. Correct? And now you see, you are going to apply what? Vector algebra. Could you see that these two forces are the two adjacent sides of a parallelogram? Therefore, the resultant must be the diagonal. Correct? तो अगर मैं parallelogram को बनाते हैं यहाँ, if I make it, right, then the resultant will be this type. Here resultant. This will be your F net. Correct? लेकिन एंगल कितने का है दोनों के बीच में? 60 डिग्री. वो कितने का? 60 डिग्री. और एक ट्रिक सीखो बच्चों की, अगर दो फोर्स आइडेंटिकल है फिर इक्वल, अब लोग लगाएंगे तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F2 cos 60 लगाएंगे. करेक्ट? लेकिन हमें पता है दोनों फोर्सेस क्या हमारे सेम है. These two forces are equal. Correct? So I can simply write it as what? This is your F net, no? I can write this as F net is equal. सबको इक्वल कर दो, क्या ये F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस 2F1 स्क्वायर cos 60 is how much? 1/2. क्या 2 कट जाएगा?
right? Then what you are going to get? You are going to get root of 3f1 squared. Correct? So the answer will be root 3f1. वैसे भी आप ध्यान रखो कि अगर दो फोर्सेस इक्वल है, करेक्ट, और उनके बीच में एंगल 60 डिग्री का बन रहा है, तो रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू व्हाट? रूट 3f. 6 का आधा क्या 3 होता है, सो इट विल बी योर रूट 3m1. करेक्ट? तो बताओ नेट फोर्स कितने का हो गया? दिस f नेट विल कम आउट एज, f नेट जो है वो हो जाएगा रूट 3. f1 की वैल्यू कितनी थी? k q स्क्वायर बाय a स्क्वायर, एंड वी गॉट द आंसर. और हमें आंसर मिल गया कि नेट फोर्स इतना हो गया. सिंपल वेक्टर अलजेब्रा वी हैव अप्लाइड, दैट इज द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम. करेक्ट? अब देखो इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट यू सी किया था दिस ट्रायंगल वाला, ये भी ट्रायंगल का है, लेकिन जस्ट यू सी नाउ इसमें जब वेक्टर अप्लाई करेगी देयर इज समथिंग दैट इज चेंज इन इट. तो सी नाउ द क्वेश्चन. आपको दिया है q, 2q and minus q are placed at the vertices of an equilateral triangle. तो हम पहले ट्रायंगल बनाते हैं, वो भी equilateral triangle. Make an equilateral triangle and place the charges as plus q. This will be your plus 2q and this is your minus q. Equilateral है, side A ले लेते हैं. We have to find out that what is the net force on plus q charge. आपको plus q को देख रहे हैं, इसमें नेट फोर्स निकालना है. लेनिंग करते हैं इसका ए बी सी. ये प्लस क्यू, क्या ये दोनों चार्ज डालना? ये प्लस क्यू का है, प्लस 2q का है. ये प्लस 2q क्या करेगा? रिपल करेगा. इट्स गोइंग टू रिपल. रिपल जब करेगा तो इसके फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ होगा. दिस मस्ट बी द फोर्स F1. ये फोर्स F1 हुआ किसके कारण? 2q इस q पे डाल रहा है. करेक्ट? और जो फोर्स माइनस क्यू उस पे डालेगा वो कैसा होगा? अट्रैक्टिव, क्योंकि ये माइनस क्यू है. तो ये प्लस क्यू को क्या करेगा? अट्रैक्ट. जब ये अट्रैक्ट करेगा तो इसका फोर्स इस तरफ. देन दिस बी योर F2. करेक्ट? तुम ध्यान से देखो बच्चों, मैंने इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा बड़ा बनाया है. क्यों बनाया है? क्योंकि इन दोनों में जो फोर्स है, इन दोनों के बीच के फोर्स से ज्यादा है. व्हाई? बिकॉज दिस इज q into twice q. F is equal to q1 q2. तो क्या ये 2q into q? That means this force will be double that of q and q. और फोर्स को लिखते टाइम केवल डायरेक्शन देखना है आपको, माइनस प्लस नहीं देखना. करेक्ट? तो ये ज्यादा होगा इसलिए बड़ा बनाया. अब इन दोनों का रिजल्टेंट कौन सा होगा? रिजल्टेंट मस्ट बी द डायगोनल. पहले चीज देखते हैं क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो क्या ये 60 डिग्री का? और ये 60 का है तो F1 और F2 के बीच में जो एंगल है दैट इज 120 डिग्री. ये 120 डिग्री का है. इनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट होगा इनका डायगोनल. तो हम डायगोनल को बनाते हैं. दिस मस्ट बी द डायगोनल. ये डायगोनल, दिस शुड बी द डायगोनल. सो F नेट विल बी दिस. F नेट फाइंड आउट करना. करेक्ट? और एंगल कितने का बच्चों? द एंगल बिटवीन F1 and F2 इज हाउ मच? 120 डिग्री. अब लगाओ आप लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर. सो दिस F नेट मस्ट बी इक्वल F1 square plus F2 square plus 2F1 F2 cos 120 डिग्री. करेक्ट? cos 120 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, और F1 F2 की वैल्यू आप डायरेक्टली नहीं रखोगे. आप F1 और F2 में एक रिलेशन निकालो. पहले सबसे पहले बात करते हैं F1 की. F1 किसके बीच में है? क्या ये Q और 2Q के बीच में? F1 की Q into 2Q by a square. That means it is twice kq square by a square. This is F1. Right? What about F2? F2 must be equal to k. This is q. This is also q. So it is q into q by a square. Correct? So this will come out as kq square by a square. Tell me what is the relation between the two? The relation is that the F1 is twice of F2. So then write that F1 is equal to twice of F2. पहली चीज. दूसरी चीज है cos 120 की वैल्यू कितनी होती है? तो cos 120 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, जो मैथ्स वाले बच्चों को पता है. This is your cos 90 plus 30. Correct? Cos 90 plus 30 is what? That will be your minus sin 30. That means it's equal to minus 1 by 2. आप याद रखो एंट्रेंस में बच्चे जब भी cos 120 आए
यू हैव टू राइट इट एज -1/2। अब इन तीनों की वैल्यू हम यहाँ पुट करेगी, बट आई विल पुट F1 एज हाउ मच, ट्वाइस F2, और बाद में लास्ट में F2 की वैल्यू डाल दे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं इसको आगे। तो नाउ इफ आई राइट F इज इक्वल टू रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 cos 120 was -1/2, राइट। F1 की जगह लिखेंगे हम लोग ट्वाइस ऑफ F2, ट्वाइस ही F2 लिख देंगे तो हो जाएगा 4F2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। You see now this 2 will cut and this is your 2. F1 की जगह 2F2, this is your F2. And this will be a negative sign. यहाँ पे नेगेटिव लगा देते हैं पहले ही, minus, and this will be your 1/2, which is going to cut with this, right? So F will come out as root of F2 square plus F2 square minus 2F2 square. How much will be the value now? Add करिए 5F2 square minus 2F will be your 3F2 square, correct? So F will come out as root of 3, F net आ रहा है ये, F net will be your 2F2, right? What is F2? We have calculated F2 is equal to, what is this F2? KQ square by A square. So put this value, you are going to get the answer. So this will be your, F net will be your KQ square by A square. You got the answer. Okay? So now the next question will be based on what? Based on square. Square में देखो आप vector algebra कैसे लगाओगे in order to find out the net force. Let's see now the next question. Next question is, two opposite corners of a square carry capital Q charge and the other two opposite corners carry small q charge. If the resultant force on any q charge is 0, any q means the small q वाला, small q वाले में net force 0 हो गया, then how small q and capital Q are related? ऐसे क्वेश्चन बच्चों फिगर तो बनाना मस्ट है। See now the figure. अब फिगर से आपको कुछ पहले बताएगी, समझाएगी, and then we'll with the question. So this is your square in which capital Q charges are placed at the opposite corner. This is capital Q, this is capital Q. Know where the sign is given. साइन कहीं नहीं दिया है, आपको समझना है कि साइन कैसे लगाओगे आप। और बाकी दो में क्या है? Q and Q, small q and small q. They are the sides of a opposite sides of square. तो square का मतलब सबके sides क्या से equal, करेक्ट। आपको बोला किसी भी एक Q को ले लो और ये बताओ कि इसमें नेट फोर्स अगर 0 हो जाए तो आपको ये बता रहे हैं, इसको भी ले सकते हो, उसको भी ले सकते हो। नेट फोर्स अगर किसी एक चार्ज Q में 0 है तो स्मॉल q और कैपिटल Q में क्या रिलेशन है? ये आपके जेई में क्वेश्चन आ चुका है, ऐसा ही पैटर्न का क्वेश्चन नीट में भी आ चुका है। तो ध्यान से देखो बच्चों, क्या करना है आपको, पहले मैम तो तरीका सिखा रही है। आप पहले सोच रहे हो कि सब चार्जेस पॉजिटिव है, ऐसा नहीं होगा। ध्यान से देखो, अगर मुझे नेट फोर्स इसमें निकालना, इसमें नेट फोर्स निकालना, करेक्ट, तो बताओ इसके कारण अगर मैंने सबको प्लस माना तो क्या ये रिपल करेगा? ये रिपल करेगा। ये वाला फोर्स ऐसा है तो F1 मान लेते हैं, ये वाला फोर्स को ABCD रखते हैं, ABCD, इसका नाम रख देते हैं FA, करेक्ट। इसके कारण भी रिपल्सिव होगा, बिल्कुल होगा। इसका नाम क्या रख देते हैं? FC। इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और क्या रिजल्टेंट इसका डायगोनल होगा? यस, ये डायगोनल होगा रिजल्टेंट का। इसका नाम रख दिया मैंने F डैश, करेक्ट। अब ध्यान से देखो बच्चों, क्या इसमें और इसमें अगर दोनों को हम पॉजिटिव मानते हैं तो क्या इन दोनों के बीच का फोर्स भी रिपल्सिव होगा? ये वाला चार्ज को रिपल करेगा तो क्या इसके कारण क्या FB भी इधर होगा? कहां से नेट फोर्स 0 होगा? जब इन दोनों का रिजल्टेंट भी F डैश इसी तरफ है, इसका भी इसी तरफ है, दोनों को ऐड हो जा रहे, नेट फोर्स तो 0 होगा ही नहीं। इसका मतलब कोई ना कोई एक पेयर नेगेटिव है, या तो कैपिटल Q वाला नेगेटिव है या फिर स्मॉल q वाला नेगेटिव। तो ये फिगर मेरा नहीं चलेगा, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क एट ऑल। सो आई एम अगेन गोइंग टू मेक इट बाय कंसीडरिंग किसी एक पेयर को नेगेटिव। मान लेते हैं कि ये वाला मेरा माइनस का q है, इसको मान लिया माइनस का q है, ये वाला मेरा प्लस का q है और ये वाला मेरा प्लस का q है,
अब ध्यान से देखो फिगर सही आएगा कैसे, ये ए करेक्ट। अब नेट फोर्स ऑन क्यू आपको 0 आराम से दिखेगा। देखिए क्या इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन नहीं करते हैं ए बी सी डी से, और इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है क्योंकि क्यू जो है इसको अट्रैक्ट करेगा, तो डेफिनेटली फोर्स इस तरफ जाए। दिस फोर्स विल गो अलोंग दिस इज योर एफ ए, करेक्ट। ये माइनस क्यू भी इसको अट्रैक्ट करेगा तो इसका डायरेक्शन भी इसी तरफ होगा। Guys, this will be how much? FC. The resultant of these two is definitely going to lie along the diagonal. इस diagonal के along act करेगा और इन दोनों का resultant FA और FC का कहीं यहाँ पे होगा, मान लो F dash, करेक्ट। अब देखो जरा ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो क्या ये वाला चार्ज प्लस क्यू जो बी में उसको रिपल कर रहा है, तो इसके कारण जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव की तरफ होगा, लेट इट बी योर एफ बी। अब आप फिगर देखो बिल्कुल सही है। नेट फोर्स आपका क्यू में तब 0 होगा जब एफ डैश इज इक्वल टू एफ बी। एफ डैश एफ बी के बराबर हो जाए तो नेट फोर्स क्या हो जाए, नेट फोर्स इज गोइंग टू बी 0। वी हैव टू फाइंड आउट एफ ए, एफ बी, एफ सी, करेक्ट, एज वेल एज वी हैव टू फाइंड आउट एफ डैश। तो तीनों को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों एफ ए क्या होगा, क्या के क्यू कैपिटल क्यू बाई ए, ये क्या होगा के क्यू कैपिटल क्यू बाई ए स्क्वायर, दोनों फिर से कैसे इक्वल, और इन दोनों के बीच में एंगल कितने का है 90 डिग्री। रिजल्टेंट एफ डैश, क्या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स याद करो, जब एंगल 90 का होता था तो क्या ये एफ ए स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर प्लस 2 एफ ए एफ सी cos 90 0 हो जाएगा। Therefore, f dash will come out as f dash will be equal to root of f a square plus f c square। लेकिन ये दोनों फोर्सेस हमारे इक्वल है। आप ध्यान से देखो दोनों फोर्सेस इक्वल है, के ए स्क्वायर, so I will write it as f a is equal to f c is equal to k q by a square, करेक्ट, दोनों इक्वल है। So I write f dash is equal to what, root of f a square, मैंने आपको दिखाया था पहले वैल्यू पुट नहीं करोगे, f a square, so this will be your root 2 f a, so this will come out as root 2 f a की वैल्यू is k q by a square, correct। Now we have to find out what, we have to find out f b किसके बीच में, Q and Q के बीच में, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कौन सा है, क्या डायगोनल। अगर ये A है, ये A है, तो पाइथागोरस से हम लगा रहे हो तुम लोग, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर विल गिव यू हाउ मच, रूट 2a। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, रूट 2a, पाइथागोरस थ्योरम से, करेक्ट। सो नाउ व्हाट इज द फोर्स बिटवीन दीज टू, जिसका नाम FB रखा है मैंने, दिस FB विल कम आउट एज, FB विल बी इक्वल टू k q by the distance is root 2a का होल स्क्वायर, करेक्ट। अगर नेट फोर्स मेरा Q में 0 है, नेट फोर्स ऑन Q इज 0, तो क्या ये दोनों इक्वल होने चाहिए, कौन से दोनों, ये जो f डैश है और ये f डैश और FB दोनों कैसे होने चाहिए, मैं मीटिंग में इक्वल, तो इन दोनों को इक्वल कर देते हैं, we make them equal, this is your f dash, so equate f dash is equal, f dash की वैल्यू है रूट 2 k q by a square, right, and this value is k q small q, दोनों small q है, this is your 2a square, what's going to cut, a square is going to cut, k q is going to cut। now you got the relation। अब देखो ध्यान से रिलेशन क्या आ रहा है, ये इधर आ गया, this is 2 root 2q is equal to q, that means you can write, but you remember that q was negative, तो आप लिख सकते हो that q is equal to minus 2 root 2q like this, or you can also write that capital Q is equal to minus of q by 2। आप ऑप्शन देखोगे एंड ऑप्शन के हिसाब से अपने आंसर में टिक लगा। आई थिंक यू गॉट द आंसर, समझ में आया। तो सिंपल आप देखो क्या वेक्टर अलजेब्रा से सब हो जा रहे हैं। तो दिस इज अ काइंड ऑफ क्वेश्चन व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this question is a question which has been asked in JEE, right? And this will be asked in NEET also. So see now what kind of question it is. एक किसी और चैप्टर से मिलके आया हुआ है चैप्टर विद क्वेश्चन। See now
two charges each of magnitude q are fixed at a distance of twice a. मान लो कि ये हमारी दो चार्जेस हैं. These are the two charges. One is your plus q, the other is also plus q. They are separated by a distance twice a, right? A third charge minus q whose mass is placed at the midpoint of the two charges. इनके ठीक बीच में मिड पॉइंट पे एक माइनस क्यू रख दिया, इसका मास भी दिया हुआ है, करेक्ट. एंड नाउ द माइनस क्यू इज स्लाइटली डिस्प्लेस परपेंडिकुलर द लाइन. इस माइनस क्यू को स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया परपेंडिकुलर द लाइन, आइदर दिस साइड और दिस साइड. देन फाइंड आउट द टाइम पीरियड. अब क्वेश्चन आ रहा है कि टाइम पीरियड क्यों आया? इसलिए आया कि जब तुम इसको डिस्प्लेस करोगे डेफिनेटली फिर से वापस अपनी मीन पोजीशन में आएगा. कैसे आएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से आएगा. जब ये वापस मीन पोजीशन निकलेगा मोमेंटम के कारण और चला जाएगा नीचे की तरफ. अगेन इट विल कम बैक और इस तरह से इट्स गोइंग टू एग्जीक्यूट व्हाट एसएचएम. नाउ यू सी द फिगर. जब एसएचएम आप देखोगे तो आपको याद है कि आपने 11th में पढ़ा था कि एसएचएम में क्या रेस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और वी नो दैट एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट. अगर दोनों में से ऐसा कुछ भी आ जाता है वी कैन से दैट दिस इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, करेक्ट. तो देखो फिगर मीन्स अगर मैंने माना इस माइनस क्यू को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया एक्स, करेक्ट. अब ध्यान से देखो ये माइनस क्यू मेरा यहाँ पे आ गया, इसका मास भी है, करेक्ट. अब इन दोनों में फोर्स कितने का? These two are having definitely attractive force. इनके बीच में attractive force होगा जो कि इस तरफ एक्ट करे. Let it be your F1. और इन दोनों में जो फोर्स होगा वो भी कैसा होगा? अट्रैक्टिव, वो कि इस तरफ नहीं, इस तरफ होगा. Around the line joining the two charges. दोनों फोर्स कैसी? अट्रैक्टिव. इन दोनों का रिजल्टेंट क्या इस तरफ आएगा जो कि हम निकाल लेंगे बाय द मेथड ऑफ व्हाट, आइदर आपका लॉ ऑफ पैरेललोग्राम या फिर रिजोल्यूशन. अब ध्यान से देखो अगर ये पूरा this is A, this is A, you have displaced it to x, so this distance will come out as how much? A square plus x square, and this distance is A square plus x square. And therefore these two angles must be same. अगर इसको थीटा लिया तो ये भी थीटा हो, करेक्ट. इन दोनों का जो रिजल्टेंट ये एफ नेट होगा. ध्यान से देखो बच्चों, क्या ये F1 का कौन सा पार्ट होगा? क्या F1 cos थीटा होगा? Therefore this must be your F1 cos थीटा. और F2 का ये कंपोनेंट ये वाला भी F2 cos थीटा. इन दोनों का जो हॉरिजॉन्टल ये वाला कंपोनेंट है जो इस तरफ लाई कर रहा है इसके अलाउ होगा, राइट. इन दोनों को हम ऐड कर दिया मैंने. अब ध्यान से एक और चीज देखो कि F1 और F2 दोनों बराबर है. फाइंड आउट F net from this. जब F net निकल के आएगा, अगर ये F net मेरा डिस्प्लेसमेंट x के प्रोपोर्शनल है, विल से दैट इज एग्जीक्यूटिंग व्हाट एसएचएम. लेकिन कंडीशन ये है कि जो x डिस्प्लेसमेंट हो स्लाइट डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए. स्लाइट स्टोरिंग फोर्स से वापस आएगा, इन दोनों का जो नेट आया इलेक्ट्रोस्टैटिक नेट फोर्स आया उसको वापस आएगा, इधर आएगा, फिर मोमेंटम के कारण इधर चला जाए, फिर अट्रैक्टिव फोर्स के कारण फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा. इन दिस वे इट्स गोइंग टू एग्जीक्यूट व्हाट एसएचएम. लेकिन अगर ये डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा आ गया, it's not going to execute SHM, it's going to execute oscillatory, correct. तो x should be very very small as compared to what A. तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों की F1 और F2 कितना है. F1 must be equal to F2, right, and this will come out as how much? कैसे निकालोगे? क्या ये आप देखोगे K is your Q and the distance I have written here is your root A square plus x square. इसको स्क्वायर कर दोगे तो क्या ये A square plus x square आएगा, करेक्ट. और एफ नेट क्या इनके कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है, दिस इज और एफ नेट, ये एफ नेट है, करेक्ट. तो दोनों को ऐड करते हैं तो एफ नेट की वैल्यू कितनी आएगी? दिस एफ नेट विल कम आउट एज बोथ आर इक्वल, सो आई कैन राइट इट एज ट्वाइस f1 cos थीटा. तो एफ नेट विल कम आउट एज ट्वाइस ऑफ k by A square plus x square cos theta, correct. But there must be a negative sign because going to come back, restore back, तो यहाँ पे माइनस साइन लगा दे, करेक्ट. नाउ टेल मी वन मोर थिंग, cos थीटा की वैल्यू क्या ट्रायंगल से लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट फ्रॉम द ट्रायंगल. सो नाउ टेल मी व्हाट इज cos थीटा. अब कोई भी ट्रायंगल देखो, cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज. सो cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? इट शुड बी इक्वल टू बेस इज हाउ मच? x, and the hypotenuse is root of A square plus x, correct. So I'm going to put all the values in this.
So to find out what F net. So F net की value निकालते हैं and we put this value, we just find out this F1 is this much and cos theta is this one. So we are going to put F net. So we place F net. This F net was your minus of 2 F1. Then cos theta. So it is a minus of 2. The first gain Q by a square plus x square. And we have got cos theta as x by root of a square plus x square. This is your F net coming. ये F net आ रहा. अरे फर्स्ट एक बार चेक कर लेते हैं इसको एक बार. Q by this and the cos theta is x by this. Correct? So now if I'm going to put it, see now this F net will come out as F net की वैल्यू आएगी -2 k की वैल्यू डाल देते हैं 1/4 pi epsilon naught. This is your Q. This will be your x and this is your to the power 1 and to the power 1/2. This will give you what? A square plus x square to the power 3/2. And as you know that x is very very small as compared to a, तो क्या denominator में x को neglect कर देंगे as compared to a, and this expression will come out as F net is equal to 2 को ऐसे कट कर दो 2, so you are going to get minus QX divided by 2 pi epsilon naught a square plus a square, x को neglect कर दिया, so this will come out as only a square and therefore it's a square to the power 3/2. Got it? So now you see this F net is coming out as F net आपको क्या मिल रहा है? F net you are going to get it as minus QX divided by 2 pi epsilon naught AQ. Why AQ? 2 कट गया, AQ बस. करेक्ट. अब तुम कंपेयर करो अपने फॉर्मूले से that F net is equal to yes. अब ध्यान से देखो बच्चों, क्या ये सब इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है? This whole thing is a constant. ये पूरी की पूरी चीज कैसी है? Constant. ये शो कर रहा है कि F net minus x के बराबर. That means it is executing SHM. ये SHM execute कर रहा है. और अगर हम इसको कंपेयर करते हैं माइनस के x से, तो मेरा जो फर्स्ट कॉन्स्टेंट आएगा, this k will come out as how much? This will be your QQ by. You got the first constant. And सब बच्चों को याद है क्या टाइम पीरियड t was equal to an SHM as 2 pi root m by k. So if I put this value, अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें तो 2 pi root of m, k की वैल्यू we are going to put it as QQ by twice pi epsilon naught AQ. So if I place it and we calculate, this t will come out as 2 pi root. Value रखें, this will go up. This is twice pi epsilon naught a cube m divided by, this is coming down, this is QQ. And that's going to give you what? The answer for the time period. और आपको time period का ये long expression मिला. You got this expression. Tell me, is it clear to you? I think it's clear. The SHM में time period is equal to what? Twice pi root m by k. मास m दिया हुआ था, मैंने k की वैल्यू उसमें डाल दी. k की वैल्यू जैसे लाई, this is going to go up and you are going to get the expression of time. Correct. Now comes one more question, is the last question, which has been asked in NEET. And see, this question is different. It's a vector की जरूरत नहीं है, but you must know maxima and minima की condition. Question क्या है देखिए. A charge capital Q is divided into two parts, small q and q minus q. For what value q, the electrostatic force between the two will be maximum for a given separation. Correct? तो आपको ये कह रहा है कि एक चार्ज Q था, के दो टुकड़े कर दिए. एक क्या है Q और दूसरा क्या है Q minus T. आपको ये पूछा है कि बताइए Q by Q की वैल्यू क्या होगी when the electrostatic force between these two for a given separation becomes maxima. अब जब भी मैक्सिमा या मिनिमा के क्वेश्चन आए, नीट वाले बच्चे थोड़ा ध्यान दें. यार मैक्सिमा या मिनिमा का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना होता है? डिफरेंशिएट करना है. जिसको पूछा गया, क्या फोर्स पूछा गया, तो आप फोर्स को डिफरेंशिएट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू दैट क्वांटिटी विच इज चेंजिंग.
आप ध्यान से देखो, ये अगर इसको हम फिगर बनाए तो एक हमारा क्यू है और दूसरा क्यू है, इनके बीच का डिस्टेंस मैंने आर मान भी किया, राइट? कोस बताइए कितना, कोस इज इक्वल टू के क्यू बाई क्यू माइनस क्यू बाई आर स्क्वायर। You have to say that df by what is changing here? क्या q और q जो पार्ट्स ऑफ we are कुछ पार्ट लोगे कभी कुछ पार्ट लोगे, that means q is varying, so we'll write that df by dq should be equal to 0, not r. Why not r? Because r is a separation which is fixed. q is varying, so you have to differentiate force with respect to q. So dm by dq is equal to 0. अब इसको आप डिफरेंशिएट करिए और 0 के बराबर कर दीजिए. See now what we are going to do now. First was your k, it was your q minus q by r square. Correct, so I write df by dq. इसको डिफरेंशिएट करते हैं d by dq. This will be your how much? इसको आप k को अलग कर सकते हो. k if you can take out, इसको थोड़ा अंदर मल्टीप्लाई कर दे k. This will be your q minus q square. Correct. Should be equal to what? Should be equal to 0. Correct. Divided by r square is also there. Now tell me what is constant here? K is a constant, r square is constant. K by r square. And you have to differentiate d by dq of q minus q square is equal to 0. अब ये कॉस उधर जाके 0 हो जाए तो आपको सिंपली क्या करना है, ये 0 हो गया, इसको आपको डिफरेंशिएट करना. So now you will write that d by dq of q minus q square is 0. डिफरेंशियल सबको आता है, और आप इसको डिफरेंशियल करोगे तो यू विल गेट इट एज व्हाट? दिस विल बी योर, अब ध्यान से देखो q का डिफरेंशियल क्या 1 आएगा, कैपिटल Q इज आउट एंड d by dq of q is what? 1. So you are going to get q. इस वाले का डिफरेंशियल क्या आएगा? q is constant, d by dq of q is q. इसको डिफरेंशिएट करोगे q स्क्वायर को, d by dq of q स्क्वायर इज व्हाट? गेटिंग q is equal to 2q. आपको क्या पता था? रेशियो ऑफ, what is the ratio of q by q? That is small q by capital Q पूछा है. What do you write? q by q must ratio of small q and capital Q must be 1 by 2. तो आपने क्या सीखा कि अगर कभी भी कोई मैक्सिमा या मिनिमा का क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट करिए. रूल्स बहुत है इसमें अच्छा, बट आई एम गोइंग टू टेल यू इन शॉर्ट दैट कि अगर मैक्सिमा फोर्स पूछा है तो आपको बोलना है फोर्स को डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू दैट क्वांटिटी व्हिच इज चेंजिंग. सो आई हैव डिफरेंशिएटेड, इक्वेटेड विद 0, इसको इक्वेट कर दिया 0 के बराबर, एंड आई गॉट द रिलेशन बिटवीन स्मॉल q एंड कैपिटल. So this is all about the numerical based on electric charge and electric force. So my next video will be on electric field की theory पहले, and then after that the numericals on electric. प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें.